हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर हमने कर लिया था और जो गोल्गी बॉडीज हमने जो है कर ली थी। तो हमने देखा था कि हमने इसके जो अच्छे तरह से फंक्शंस भी पढ़े हैं दोनों के। हमने देखा था कि जो प्रोटीन जो है बनता है वहाँ पे आपका ईआर में, जो कि आर में बनता है, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो उसके बनाने के बाद वो कहाँ पे आता है, फिर हमने देखा गोल्गी बॉडीज़ में आता है, फिर वहाँ पे उसकी पैकेजिंग होता है। तो हमने देखा था कि गोल्गी बॉडीज़ ही, गोल्गी अपरेटस जो क्या क्या निकाल एक तरह से क्या बनाते हैं, लाइसोसोम्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमने क्या देखा था कि आपके जैसे गोल्गी बॉडीज़ हो गई, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ हो गई, ये यहाँ से प्रोटीन मान लीजिए इसमें से निकल के आ रहा है, इसमें से क्या है मान लीजिए प्रोटीन जो है निकल के आ रहा है इधर से। कई सारी गोल्गी बॉडीज़ है, यहाँ मान लीजिए एक प्रोटीन यहाँ से, प्रोटीन नहीं वेसिकल्स, कुछ वेसिकल्स निकल के आ रहे हैं पैकेजिंग की फॉर्म में। लेकिन कुछ में क्या होता है कि हमने देखा था प्रोटीन्स होते हैं मेनली इनके अंदर, ये प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर। लेकिन कुछ में क्या होता है कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं आपके जो है कुछ एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब जो कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। आप कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाएंगे किसी वेसिकल के अंदर, तो उस कुछ वेसिकल्स निकलेंगे। तो ये जो वेसिकल निकला जिसके अंदर हमें क्या मिले हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम्स कहेंगे, जो कि इससे जो है बाहर निकलते हैं। सो आई आपको एक क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो एक तरह से इसका ऐसे फॉर्मेशन होता है। अब ये लाइसोसोम्स में क्या करते हैं, मेनली फंक्शन क्या करते हैं, ये जो है फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, सेल को मतलब जो है खाने का काम करते हैं। जो भी उसके आसपास जो है फालतू का जो भी मटेरियल है, मतलब कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी डेड चीज़ है, उसको खाने में, डाइजेस्ट करने में, इन चीज़ों में हेल्प करता है। और कई बार क्या हो जाता है कि सेल जो है अपनी ही जो क्या कर देता है, सेल जो अपने आप की जो है डेथ कर देता है, मतलब पूरे सेल की डेथ जो है कर देता है। लाइसोसोम, जो आपका लाइसोसोम होता है, पूरे सेल की डेथ कर देता है। कई बार क्या होता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, कोई फंक्शनिंग में एकदम बैक्टीरिया आ जाए, कोई हार्मफुल चीज़ें आ जाए जिससे सेल को जो है हार्म हो रहा हो काफ़ी। तो कई बार क्या होता है कि सेल अपने आप को ही जो है, लाइसोसोम जो है पूरे अपने आप को तो मारता ही, पूरे सेल को मार देता है अपने साथ साथ। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है यही पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है सब कुछ। इसके पास हाइड्रोलाइसिस होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इनमें मेम्ब्रेन होती है इनमें। वेसिकल्स, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। तो यही लिखा हुआ है कि किससे बनते हैं, जब प्रोसेसिंग हो रही थी पैकेजिंग की, तो वहाँ से जो है बनते हैं गोल्गी apparatus में, जो प्रोसेसिंग हो रही थी पैकेजिंग की, जो प्रोसेस हो रहा था। आगे देखते हैं, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और जो ये वेसिकल्स जो है बने हैं, लाइसोसोमल वेसिकल्स, मतलब ये लाइसोसोम ही जो है बने एक तरह से, जो वेसिकल्स बने हैं उन लाइसोसोम का इंजन के पास क्या पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन जो है एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, मतलब जो ब्रेक डाउन में जो है हेल्प करते हैं, इनके पास जो है पाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब जैसे कि एंजाइम जो कि अब ये जो उसके पास पाए जाते हैं, और हाइड्रोलिसिस हो गए। जैसे हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो गया कि वो एंजाइम जिसको जो है पानी चाहिए, जो है बॉन्ड, जो मान लीजिए कोई बॉन्ड है किसी के बीच में, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिसमें पानी चाहिए उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस यूज़ करेंगे हम। तो वो जो है जिसमें हमें जो है क्या चाहिए, वो एंजाइम जिसमें हमें पानी चाहिए बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उन्हें हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो इनके पास होते हैं हाइड्रोलिसिस, जैसे कि लाइपेसिस हो गए। हमने जो है उसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा भी है, इनकी जो है क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं। लाइपेसिस जो है, लाइपेसिस हो गई इनएक्टिव फॉर्म है सारी इनकी, और प्रोटीएसिस हो गई, कार्बोहाइड्रेसिस हो गए, कार्बोहाइड्रेसिस जो है एक्टिव फॉर्म है इसकी, कार्बोहाइड्रेट हो गई ये इनएक्टिव फॉर्म है, प्रोटीएसिस की प्रोटीन, और लाइपेसिस की लाइपेज। तो इससे सारी इनएक्टिव फॉर्म्स है। ये हमने जो है पढ़ी हुई थी डाइजेशन चैप्टर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देखिएगा इसको जाके। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में मैकेनिज्म डाइजेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये जो है सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। तो ये सारी जो है इसके लिए जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के पास पाए जाते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो है एसिडिक पीएच पे मेनली जो है एक्टिव रहते हैं ये क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है ये। तो ये जो है नीट में PYQ आया भी है कि कौन सा जो है लाइसोसोम्स के बारे में जो है गलत बात है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट था बस। बट क्या पता आपकी बार आ भी जाए आपका क्वेश्चन तो चेंज करते। वैसे भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है NCERT की। तो वैसे मैंने बताया कि आपको PYQ क्वेश्चन है, ये जो कहा था कि लाइसोसोम में कौन सा गलत है कौन सा सही है, बट ये उसमें सही था। तो इस तरह से 2020 में ये आया हुआ आई थिंक ये। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, जो ये एंजाइम्स हमने पढ़े, जो है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीएसिस प्रोटीन्स को, और लाइपेसिस लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, ये सारे जो है इनको जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। इनके हमने एंड प्रोडक्ट्स हर एक चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ रखी है, ऐसे डाइजेशन वाले चैप्टर में। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी उस चैप्टर की। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है ये सब। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा लाइसोसोम्स क्या होते हैं, और ये जो है
ऑटोफैजी जो है दिखाते हैं। ऑटोफैजी मतलब क्या हो गया, ऑटोफैजी AUTO ऑटोफैजी, तो इनके जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ऑटोफैजी मतलब क्या हो गया, ऑटो मतलब हो गया सेल, सी लिख देता हूँ, और फैजी मतलब ईट, सेल को ही क्या करता है पूरा खा जाता है, जो कि डैमेज हो चुके हैं। मान लीजिए आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, कोई भी सेल, मान लीजिए आपका ये सेल है, कोई कुछ ज़्यादा ये सेल डैमेज हो रहा है किसी बैक्टीरिया के फंक्शन इन्फेक्शन की वजह से, या फिर और कोई जो है रीज़न की वजह से ज़्यादा जो है डैमेज हो रहा है, कि आसपास जो इसके सेल है उसको भी हार्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस सेल में कोई गड़बड़ी है इस वाले सेल में, तो ये इस वाले सेल को भी हार्म कर रहा है, फिर ये करेगा तो इसको भी करेगा, इस तरह से हार्म होता जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि लाइसोसोम जो है, जो ये वाला सेल है जिसमें गड़बड़ी है, उसको जो लाइसोसोम जो है पूरा मार देता है, इस सेल को ही जो है मार देता है, डेथ कर देता है सेल की, मतलब मार देता है, इसे हम ऑटोफेजी कहेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसलिए हम जो इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी इसलिए हम कहते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग इसको कहते हैं हम, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया आप। सो आगे देखते हैं, अब लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया। सो हाई, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइसोसोम्स है क्या, इसके फंक्शन क्या क्या है, ये इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ऑटोफेजी क्या है, ये सब हमने पढ़ा। सो अब आपको क्लियर हुआ होता है। और ये जो है एक और जो आप फीचर इसका लिख सकते हैं कि ये जो है एपोप्टोसिस भी शो करता है। एपोप्टोसिस मतलब क्या हो गया, सेल की डेथ जो कि प्रोग्राम्ड होती है, जो कि क्या करता है, जो एजिंग जो है बॉडी की जो है प्रिवेंट करता है। क्या होता है कि मान लीजिए सेल है कोई, यहाँ पे सेल है, ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस और ऑटोफेज में आप डिफरेंस समझिए। एपोप्टोसिस में क्या होता है, तो APOPTOSIS, एपोप्टोसिस में क्या होता है कि आपकी जो सेल जो है डेथ होती है वो भी प्रोग्राम्ड होती है, पहले से तय होती है। मान लीजिए ज़्यादा एजिंग हो गई आपकी सेल की, जो काम करते करते मान लीजिए, तो वो क्या होता है, सेल जो है एजिंग हो गई ज़्यादा, जो प्रिवेंट करता है एजिंग को, जो है प्रिवेंट करता है बॉडी में ज़्यादा एजिंग, मतलब सेल जो है ज़्यादा बेकार ना हो जाए, तो इसलिए सेल की प्रोग्राम डेथ होती है। सेल काम करता 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 कि आप तो मतलब थकता नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें जो है एबनॉर्मल फंक्शन होने लग जाते हैं, तो इस वजह से, तो इसलिए वजह से क्या होता है कि ये जो है मर जाता है सेल, ये जो है प्रोग्राम डेथ होती है। और ऑटोफेजी क्या था कि कोई भी डैमेज हो गया सेल में, यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई डैमेज हो गया इस सेल में। सो आई आपको एक क्लियर हुआ होगा। एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, सोसाइटल बैग इसे हम कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। तो आप ये जो हमने पढ़े कैरेक्टर्स कह सकते हैं, फिर जो है इसके फंक्शंस कह सकते हैं आप जो है लाइसोसोम्स के। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं लाइसोसोम्स के बाद हम पढ़ेंगे अब वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है मेनली एक पॉइंट तो आप जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ जो है प्लांट सेल में जो है पाए जाते हैं। वैक्यूल किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, मतलब एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। सो आगे अब हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये भी जो है, और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे वाटर जो है, इसके पास क्या होते हैं, वाटर हो गया, सैप वैक्यूल्स होते हैं। सैप वैक्यूल्स मतलब उसमें वाटर भी पाए जाएंगे और मिनरल्स भी पाए जाएंगे, H2O मतलब वाटर, और वाटर प्लस मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे। और क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, और कुछ अदर मटीरियल्स भी इसमें पाए जाएंगे जो कि यूज़फुल नहीं है, जो किसके लिए यूज़फुल नहीं है, सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। मतलब एक्सक्रीट जो है प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, जो कि सेल के लिए अदर मटेरियल्स होंगे जो कि यूज़ नहीं है, वो उसको बाहर निकाल देगा। और जो है आपका वैक्यूल हो गया, उसकी जो है इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, जो मान लीजिए आपका ये जो है वैक्यूल हो गया, तो इसके मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, इसकी जो मेम्ब्रेन हो गई सेल की आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे ये। और ये टोनोप्लास्ट करता क्या है, कुछ जो ये जो है फैसिलिटेट करता है किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर आने जाने में, ये फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए टोनोप्लास्ट होगी ये लेयर इसकी, और इसके अंदर जो है ये जो वैक्यूल हो गया, तो इसकी टोनोप्लास्ट जो है लेयर इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, बट यहाँ पे मैंने बना दी है। तो टोनोप्लास्ट जो है इसकी लेयर होगी, इससे क्या होगा, किसी भी चीज़ों का, आयंस का या फिर किसी भी चीज़ का जो मटीरियल जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में, द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये। स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो है साइटोप्लाज्म में जो है पाया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर पढ़ते वक्त कि अप टू 90% जो है स्पेस जो है कैरी करता है जो है इसमें सेल में। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसके पास क्या क्या होता है, वाटर पाया जाता है इसके पास, और क्या होता है, सैप जो है सैप वैक्यूल होता है, जिसमें वाटर प्लस मिनरल्स दोनों पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे कुछ जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल होते हैं, एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो कि वो मटीरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं इसमें। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो ये वैक्यूल मैंने आपको बताया, तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन से जो है बाउंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो किससे रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट।
इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में कितनी अप टू 90% वॉल्यूम जो है कैरी करता है। मान लीजिए जो है प्लांट सेल हो गया, मैंने आपको डायग्राम में भी जो है दिखाया था, अप टू जो है 90% जो है ये जो है कैरी करता है वॉल्यूम पूरे प्लांट सेल की। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे देखते हैं, इसके बारे में, वैक्यूल के बारे में देखते हैं हम क्या होता है। इन प्लांट्स में क्या होगा, द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ टोनोप्लास्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि ये देखता है कि ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, मतलब कई सारे जो आयंस भी जो है बाहर आने जाने में जो है आ जा सकते हैं। टोनोप्लास्ट जो है ये फैसिलिटेट करता है। एंड अदर मटीरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है करता है, किस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो है करता है। मैंने आपको बताया था एक तो जो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो है ग्रेडियंट होता है। इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो है हम लोअर जो है क्या कहते हैं हम जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो है जा रहे हैं। तो मैंने पढ़ा था लोअर कंसंट्रेशन से पढ़ाया था मैंने आपको, वो लेक्चर लगाइएगा सेल जो मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ाया था जिसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था उसका। तो लोअर जो है आपका कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये हमने पढ़ा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो इसमें अगेंस्ट जो है आपके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट जो है वैक्यूल में जो है जा रहे हैं कुछ मटेरियल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। तो इनकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, साइटोप्लाज्म की बजाय इसमें जो है वैक्यूल में जो है ज़्यादा पाई जाएगी, ना कि साइटोप्लाज्म में। ये जो है हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाली कंडीशन है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। इन अमीबा, अब अमीबा की बात करें, आपने बचपन से आपने पढ़ा भी हो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें जो है पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि जो पानी का मेंटेनेंस बना के रखना सेल के अंदर, इससे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें पाया जाता है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। कई सारे सेल्स में, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, हमने पढ़ रखे हैं जो प्रोटिस्टा, ये सब हमने पढ़ रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल ये क्या करता है, इसमें जो है फूड पार्टिकल जो इसके बाहर होता है जो फूड पार्टिकल, तो इस तरह से इसको जो है एंगल्फ कर लेता है, ये अपनी तरफ अंदर जो है ले लेता है इस फूड पार्टिकल को। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया, हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, वैक्यूल पढ़ लिया। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे हम जो है पहले पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले एक पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है जान लीजिए, जो कि हम हर एक जो है ऑर्गेनेली के लिए पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कौन सी डबल में होती है, फिर कौन सी होती है नहीं किसी में मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो देख लीजिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर हम कहें तो माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, अनलेस स्पेसिफिक स्टेन्ड। अब ये स्टेन का मतलब क्या हो गया, ये जब तक हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा जो है होता है, जो है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसलिए हम जब तक इसे स्टेन नहीं करेंगे तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। अगर आपको नहीं पता है कि स्टेन क्या होता है, स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, तो आप मेरा जो है प्रोकार्योटिक सेल्स वाले में जो है लेक्चर लगाइएगा, सेल एल्वेओपलार मॉडिफिकेशन, उसमें मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जो है बताया हुआ है। सो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। जब तक उसे हम स्टेन नहीं करेंगे, जब तक हमें जो है आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, हमें जो है वो दिखाई नहीं देगा इजिली माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका साइज जो है काफ़ी छोटा होता है, तो हमें स्टेन करने की इसमें जरूरत पड़ती है, स्टेन के बिना ही नहीं दिखाई देता है। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तो ये आपको जो है जरूर याद रखने हैं। एज इट इज़ इनमें जो है ये ट्रू फॉल्स जो है, ट्रू फॉल्स नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस तरह से आ सकता है आपको। और आपने देखा भी होगा 2020 जो आपके 2022 में इस बार तो आपके कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी सारे, 20 to 25 45 में 90 में से कम 25 30 ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो आए हुए थे, काफ़ी आए हुए थे, 30 से भी ज़्यादा। तो इस तरह से तो स्टेटमेंट बेस्ड जो है, इसी तरह से जो है पेपर को टफ भी बनाया जाता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं पता होगी तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में श्योर नहीं होगी, हाँ भाई इसका आंसर ये आप श्योरली जो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी आपको बुक मतलब पढ़ सकते हैं आप, जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने के लिए, या फिर नोट्स हो गए, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, आप पढ़ सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेनली आपको जो है एनसीईआरटी ही जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट मेनली आपका फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एनसीईआरटी तो आपको ज़रूर पढ़नी है। आपको लगा कि कोई लाइन जो है बिल्कुल भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की एनसीईआरटी में, थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए मुझे इसके बारे में, या फिर इस तरह से आप जो है एक्स्ट्रा बुक जो है यूज़ कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आता भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया आपका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा कोई भी आपका, कि कितने जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कितना पाया, कितने नंबर में पाया जाएगा, कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपके एक सेल के अंदर पाया जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई सेल, कोई आपका सेल है, मतलब कोई आपके जो है जैसे लीवर सेल्स हो गए, उन्हें काफ़ी काम करना पड़ता है। आपकी मस्कुलर जो है सेल्स हो गई, उनमें काफ़ी काम करना पड़ता है मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो है ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो रही है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आप ज़्यादा जो है वहाँ पे काम हो रहा है, हमें ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे किस तरह से जो है डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी ज़्यादा नंबर जो है जितनी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, आप लिख सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से लिखेंगे आप। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी किसी सेल में, तो उतने ज़्यादा हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, जितनी ज़्यादा कम होगी उतने कम हमें चाहिए होंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, ये तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत। अब शेप और साइज के बारे में अगर हम बात करें, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, मतलब हमें अलग अलग जो है थोड़ी बहुत जो हमें वेरिएबिलिटी जो है वेरिएशन हमें दिख सकता है कि इनका शेप और साइज जो है कैसा होगा इनका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का। हमें थोड़ा बहुत वेरिएबल जो है हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है अलग अलग, बट मेनली कैसा होता है, टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप। सॉसेज जैसी शेप का होता है, आपने देखा भी होगा, ऐसी जो है सॉसेज शेप होती है, ऐसी जो है सॉसेज शेप जो है होती है सॉसेज शेप का, या फिर सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हैं आप। हैविंग अ डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एंड लेंथ क्या होगी 1 से 4.1 जो है माइक्रोमीटर होगी। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें तो वैसे ही याद करने का ही था, ज़्यादा समझने का नहीं था। आगे देखते हैं। अब आगे जो आएगा ये समझने का है काफ़ी, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कॉन्सेप्ट जो है आपका चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सेल्स डिवीजन पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जो है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर से जो है, ये वाला चैप्टर और 10th चैप्टर जो है काफ़ी चैप्टर से रिलेट करेगा। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डायग्राम अभी हम देखेंगे, बट पढ़ने के बाद देखेंगे डायग्राम को हम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से जो है मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो इसमें जो ये वाली क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, विद आउटर मेम्ब्रेन होगी। इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी, और इसके जो अंदर वाली पाई जाएगी ये आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी। एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन होगी। तो इसके ल्यूमन को जो है डिवाइड करेगी, मतलब जो इसका बीच का जो खाली स्पेस है उसे हम जो है ल्यूमन कहेंगे, जो बीच का खाली स्पेस है मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। एक्वस कंपार्टमेंट मतलब जहाँ पे पानी पानी सा होता है, उस कंपार्टमेंट को 2 भागों में जो है बांट देगी ये। एक तो आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। कौन सा, एक आउटर कंपार्टमेंट होगा, एक आपका इनर जो है कंपार्टमेंट होगा। अभी डायग्राम से भी देखेंगे अच्छी तरह से। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस मिक्सचर। एक जो होमोजीनियस सब्सटेंस से जो है मिला हुआ होगा इनर कंपार्टमेंट है, जो आपका अंदर वाला कंपार्टमेंट है, किससे भरा होगा, एक डेंस जो है होमोजीनियस स्ट्रक्चर जो है सब्सटेंस से जो है भरा हुआ होता है, बिल्कुल एक होमोजीनियस जो है सब्सटेंस से, जिसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक बार डायग्राम से अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं। तो डायग्राम जो है बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होगी, ये वाली जो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। और इससे अंदर ये वाली क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। और ये इंटर मेम्ब्रेन हो गई, मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच का, मान लीजिए आपकी कोई ये वाली मेम्ब्रेन है और एक ये वाली मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच के हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं। दोनों के स्पेस के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, ये वाला। इसके बाद ये मैट्रिक्स हो गया। देखिए हमने अभी भी देखा कि जो आपका इनर वाला कंपार्टमेंट, अंदर वाला कंपार्टमेंट है, ये जो इनर कंपार्टमेंट है ये जो है 2 भागों में इसको डिवाइड कर रहा है। और ये जो इनर कंपार्टमेंट है 2 भागों में नहीं, एक डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। जो इसमें देखिए पाया जा रहा है, आपको ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखते हैं क्रिस्टा क्या होता है। क्रिस्टा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सिस्टर ने किस में पाए जाते हैं और क्रिस्टा किस में पाए जाते हैं। सिस्टर ने तो हमने देखा गोल्जी बॉडीज़ में पाए जाते हैं, और क्रिस्टा पाए जाते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। सो देखते हैं अब इसमें आगे क्या है।
आगे देखते हैं द आउटर मेम्ब्रेन, हमने इनर मेम्ब्रेन की बात करी जिसमें क्या होता है मैट्रिक्स पाया जाता है, आपका होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जो है जो कंटिन्यूस जो है जो आपकी जो है इनफोल्डिंग जो है बनाता है, आपके जो कॉन्टिन्यूस बाउंड्री बनाते हैं ऑर्गेनेली में, एक तरह से जो आपकी कौन सी होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक तरह से बाउंड्री बनाती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो है पाई जाती है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, ऐसे जो है इनफोल्डिंग्स जो है बना देती है, हमने अभी भी देखा इस तरह से जो इनमें जो है यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है, यहाँ पे इस तरह से इनफोल्डिंग्स बना देती है, यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है, ये तो क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया, इनफोल्डिंग्स बना देती है। और इन फोल्डिंग्स को हम क्या नाम देंगे, इस इन फोल्डिंग्स को हम कहेंगे क्रिस्टे, सिंगुलर कहें तो क्रिस्टा कहेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे क्रिस्टे कहेंगे। और इनके बीच का जो है यहाँ पे फ्लूइड सा बना हुआ है मैट्रिक, इसे हम क्या कहेंगे मैट्रिक होमोजेनियस सब्सटेंस बना हुआ है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इधर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा, इसे हम क्या कहेंगे सिंगुलर कहें तो क्रिस्टा। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ जो है बनाते हैं, इस तरह से हमने अभी अभी देखा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इस तरह से जो है ये बनाते हैं, ये इस तरह से फोल्डिंग्स बनाते हैं। जो हमने देखा था इन फोल्ड्स किसके, हमने गोल्जी जो है कॉम्प्लेक्स के फोल्ड्स को हम कहेंगे सिस्टर ने, और क्रिस्टा हम किसके कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड्स को। तो इससे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो है आया भी हुआ मैच द फॉलोइंग, ये दोनों तो थे ही माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER भी था उसमें पॉइंट में, तो 2020 में ही आया हुआ है आपका ये, आई थिंक इसमें ही आया हुआ है 2020 या 2019 इस तरह से ही आया हुआ है आसपास। तो इतना आया हुआ आपको क्लियर हुआ होगा, तो देख लीजिए आगे देखते हैं। तो इसको जो है हर एक को जो याद रखिएगा, क्रिस्टा किस में पाया जाता है, सिस्टम में किस में पाया जाता है। अभी सिस्टम ने क्रिस्टा जो है होते क्यों हैं, द क्रिस्टा इंक्रीज द सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी जो है इसमें हो पाएंगी, जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा आपका ATP प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बनेगी, तो इसलिए इसकी ये इंक्रीज कर देते हैं सर्फेस एरिया, जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया आपका होगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर कैसे हो रही है, कैसे जो आपका ATP बन रहा है, सब कुछ ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर आगे 14 में पढ़ेंगे, जो आपका 14 चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला, प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में किस तरह से होती है सारी एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो सारी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर कैसे होती है। ये चैप्टर नंबर आपके जो है चैप्टर नंबर 14 में हम सारा जो अच्छी तरह से जो है डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को, इन चीज़ों को किस तरह से होती है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो है थोड़ा बहुत भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो ये थोड़ा टफ भी आपको लग सकता है, तो इस वजह से। तो चैप्टर नंबर 14 में आगे प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में बिल्कुल अच्छी तरह से दिया हुआ, उसमें पढ़ेंगे किस तरह से सारी चीज़ें में होती हैं। तो है आपको क्लियर होगा इतना। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैसा राइबोसोम होता है, 70 राइबोसोम होता है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, आगे भी देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी 70 राइबोसोम होता है। जो प्लास्टिड्स होते हैं आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में भी, तो उसमें भी क्या होता है 70 जो है राइबोसोम होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, इनके पास खुद के जो है क्या होते हैं स्पेसिफिक जो है एंजाइम्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में जो है हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ जुड़े होते हैं, ये जो है फंक्शन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये क्या निकालते हैं एनर्जी निकालते हैं ATP की फॉर्म में, इसलिए हम क्या कहेंगे हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और लाइसोसोम हमने क्या कहा था सोसाइटल बैग कहा था, इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे, इंपॉर्टेंट इनको याद रखिएगा। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेसेस सिंगल सर्कुलर DNA, इसका क्या होता है सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है, एंड फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स इनके पास जो है पाए जाते हैं, खुद का इसके पास DNA मॉलिक्यूल जो है RNA पाए जाते हैं। इतना यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, इनके पास थोड़े बहुत जो खुद के जो है पाए जाते हैं, बट मेनली इनको इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कौन प्रोटीन बना के देता है, मेनली इनको प्रोटीन जो है आपको का न्यूक्लियस ही जो है बना के देता है, मतलब जो है न्यूक्लियस की जो है वहाँ पे जो प्रोटीन मतलब बाहर मेनली साइटोप्लाज्म से बाहर, साइटोप्लाज्म के सही जो है इनके अंदर आता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लास्टिड्स के अंदर मेनली थोड़ा बहुत जो है इन्हें जरूरत होती है तो वो अपना बना लेते हैं, बट मेनली जो इन्हें कहाँ से मिलता है, जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं वहीं से मिलता है मेनली इन्हें, सो इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, राइबोसोम्स जो इनका क्या होता है 70s होता है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो इनके पास क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो है चाहिए होते हैं इन्हें जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इनके पास होते हैं ये सब। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये किससे होता है फिजन से जो है डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिड जो है कवर करेंगे। तो एक और आप जो है एक चीज़ इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है ऐड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था भी क्रिस्टा पढ़े थे, जब हमने क्रिस्टा पढ़े थे इनफोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें जो क्या होते हैं कुछ चैनल्स पाए जाते हैं, F0 हो गया,
ये आपको किन क्वेश्चन दिख सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। F0 हो गया और एक F1 होता है, इसमें ऐसे चैनल्स पाए जाते हैं। इनमें किस में पाए जाते हैं, क्रिस्टा में जो है ये चैनल जो है पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करता है, एटीपी प्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं। F0 और F1 जो इनके पास जो है पाए जाते हैं, दोनों जो किस में हेल्प करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, जो कि क्रिस्टा के पास जो है पाए जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा F0 और F1। बाकी नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, बट आगे हम इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में बात करेंगे। बट याद रख सके तो रख लिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको कहीं मिल भी सकता है, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर हो तो, बट एनसीईआरटी से बाहर हमें ज़्यादा जाना नहीं है। बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, आपका चैप्टर नंबर 14 आगे है ये 14 में। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे प्लास्टिड कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।